और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है थ्रू कंडक्टर, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो। लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस? यहाँ पे करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट मींस कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पॉन्सिबल है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कौन है? करंट फ्लो कैसे करता है? तो करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो तुम जानते हो कि तुम्हारा, फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा एक आयरन रॉड ले जा रहा हूँ, आयरन रॉड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं अगर NaCl सॉल्यूशन ले जा रहा हूँ, तो NaCl सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कौन है? Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। दैट मीन्स यहाँ पे काटायन और आनायन है, और खाली काटायन की बात नहीं है, आनायन की बात नहीं है, ओनली रेस्पॉन्सिबल आयन। वो काटायन भी हो सकता है, आनायन भी हो सकता है। अगर ज्यादा आयन होंगे तो अच्छा कंडक्शन अच्छा होगा, और कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से। तो ये उनका डिफरेंस है। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ध्यान दो, अगर तुम टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाओगे, फर्स्ट जान लो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो तुम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यू नो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज द डिफिकल्टी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने पे जो डिफिकल्टी, जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस क्या है? द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पा रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर व्हेन यू इंक्रीज देयर कंडक्टेंस, वी कैन से डिक्रीजेस। यहाँ पे लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या? आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का बात नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो आयन का मोबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आयन का मोबिलिटी बढ़ रहा है, यू नो, देखो, आयन आर द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा आयन ही रेस्पॉन्सिबल है, और खाली आयन नहीं, आयन अच्छे से मूवमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि आयन तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मतलब करंट को, करंट फ्लो को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, करंट फ्लो मूवमेंट करने को, मतलब आयंस का मूवमेंट की वजह से ही तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आयन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस रैंडमली भागेंगे, ठीक है ना। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा मतलब तुम्हारा कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये एक मतलब डिफरेंशिएट आता है कभी कभी एग्जाम में, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्शन कंडक्टेंस डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इफ यू आर इंक्रीजिंग द if you are increasing the temperature for case of electrolytic solution, your conductance increases। ये बात सबको समझ में आया ना? नहीं आया? अरे ये हो गया। तो एक क्वेश्चन था हमारा, तुम बोलोगे, आपके पास दो पेयर दिया होगा, तो दो पेयर से आप बोलोगे कि कहाँ पे कंडक्शन ज्यादा होगा। तो Hg at silver at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सिल्वर at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हारा सिल्वर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हो, सिल्वर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हो, तो कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे कंडक्शन ज्यादा होगा? कंडक्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगा? कंडक्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगा? अरे वो कैन से। 25। तुम्हारा यहाँ पे पिछले स्लाइड में हम दिखे, कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर क्या है? सिल्वर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये तुम्हारा क्या है? कंडक्टर है।
अगर तुम टेम्परेचर को कम रखोगे, अगर टेम्परेचर को कम रखोगे तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या होगा, कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा मतलब तुम्हारा कंडक्टेंस ज्यादा होगा। दैट मींस तुम्हारा ये केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए सिल्वर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंडक्टेंस इज मोर, जी मोर होगा किसके लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। लेकिन 35 के लिए तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से आर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। तो इसके लिए कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा है। वही अगर आ रहा है कि NaCl aqueous solution at 20 डिग्री सेंटीग्रेड और NaCl aqueous at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों केस में कहां पे ज्यादा होगा, कोई बता सकता है इन केस में दोनों में कहां पे ज्यादा होगा कंडक्टेंस? ये दोनों में कहां पे ज्यादा होगा? 50 डिग्री, at 50 डिग्री 50 डिग्री, सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारा NaCl क्या है, कंडक्टर नहीं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आयंस मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयंस मोबिलिटी इंक्रीजेस। अगर आयन का मोबिलिटी बढ़ेगा दैट मींस योर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छा कांसेप्ट है। और क्या, और एक टाइप का आ सकता है जो भी क्वेश्चन में था तुम्हारा, 1 मोलारिटी CH3COH और 0.1 मोलारिटी CH3COH। तुम दो सॉल्यूशन यहाँ पे ले रहे हो, 1 मोलारिटी का सॉल्यूशन और 0.1 मोलारिटी का सॉल्यूशन। इन दोनों में कंडक्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगा? तुम जानते हो कि यहाँ पे देखो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, 1 मोलारिटी ना, ये 0.1 मोलारिटी, दैट मींस 0.1 मोल ऑफ CH3COH इन, यू कैन से, देखो वीक एसिड, तुम्हारा CH3COH क्या है, वीक एसिड, CH3COH इज वीक एसिड। 0.1 मोलारिटी मतलब आप 0.1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन रख रहे हो। लेकिन 1 मोलारिटी मतलब 1 मोल ऑफ CH3COH इन 1 लीटर। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तो ये हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तुम जानते हो कि तुम्हारा अगर तुम वीक एसिड के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, आप एक जो ग्राफ हम देख रहे थे, कापा एम वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी, आपका क्या सडन इंक्रीज आ रहा था, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक्सट्रापोलेशन करने से कभी भी आपको वाई एक्सिस में टच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सडन ग्रोथ क्यों आता है, क्यों सडन ग्रोथ आता है, क्योंकि डाइल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ये तो डायरेक्शन तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का है, ये डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, डाइल्यूशन का है। तो तुम जब डाइल्यूशन कर रहे हो तुम्हारा कंडक्टेंस यू कैन से मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और सडन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा आयंस, क्योंकि तुम जब डाइल्यूशन करोगे तो एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 0.1 मोलारिटी, 0.1 मोलारिटी और 0.1 मोल इन 1 लीटर, यहाँ पे हम इसको बहुत डाइल्यूट कर दिए, बहुत पानी ऐड कर दिए। तो अगर बहुत पानी ऐड कर दिए तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, तुम्हारा अल्फा बढ़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा आयन, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा आयन टेक्स प्लेस। अगर एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन होगा तो अल्फा तो ज्यादा होगा ना। तो अगर आयन ज्यादा हो रहा है दैट मींस तुम्हारा कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर ऑब्वियस तुम्हारा आयन ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो आयन आर द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। सो अगर आयन, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टेंस, एक है तुम्हारा आयंस, सेकंड इज योर मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो अगर तुम डाइल्यूट करोगे तो तुम्हारा एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन होगा और मोबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो इसलिए आपके पास जो 0.1 मोलारिटी, जब भी आप देखोगे कि आपके पास बहुत कम मोलारिटी वाला, कम कंसंट्रेटेड वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट मींस वो ज्यादा डाइल्यूट है। कम कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा डाइल्यूट। तो ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप बोलोगे कि कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अरे ये सबको समझ में आया ना, नहीं आया? अरे हो पाएगा तो, अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और एनोड का भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए।
तो बोथ कैथोड एंड एनोड मस्ट बी प्रेजेंट इन रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको कुछ भी वैल्यू दिया जा रहा है तो पहले आपका काम क्या है, आप चेक करोगे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया है, ठीक है ना। पहले चेक करेंगे फिर इनर्शियल निकालेंगे। अगर एक क्वेश्चन में कर रहा हूं ई नॉट Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट, देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर आपके पास है 0.34 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आप निकालो। तो ई नॉट सेल किसे निकालोगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ना सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, हम जानते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन में बीच में सॉल्ट ब्रिज रहेगा, इस साइड में तुम्हारा कैथोड रह जाएगा और इस साइड में क्या रहेगा, जो भी आयन रहेंगे वो उसको एनोड बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन बात है कि तुम्हें यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया होगा, तुम्हें रिएक्शन भी नहीं दिया होगा, तुम कुछ भी नहीं दिया होगा, और खाली ये दो वैल्यू दे दिया होगा। और दो वैल्यू देके आपको पूछेगा ई नॉट सेल निकालो। तो पहले आपका काम क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो पहले हम चेक करेंगे कि पहले आप देख लो कि ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है ना नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो जिंक चेंजेस टू Zn2 प्लस, तो जिंक तुम्हारा न्यूट्रल स्टेट में था, फ्री स्टेट में था, दैट मींस वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो जिंक जीरो में है और प्लस 2 को चेंज हो गया, तो जीरो से प्लस 2 मतलब ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो से प्लस 2 बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दैट मींस ये वाला वैल्यू को हम पुट नहीं कर सकते, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, ई नॉट इसको उल्टा करके लिख देंगे Zn2 प्लस टू Zn इक्वल टू, और साइन भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.76 माइनस 0.76 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 0.76 वोल्ट। ये अभी हम यूज कर सकते हैं। ये देखो ये कौन सा पोटेंशियल है, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर जीरो को चेंज हो रहा है, दैट मींस ये तुम्हारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस हमें दो वैल्यू, ये वाला वैल्यू को यूज करना है और ये वाला वैल्यू को यूज करना है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। आप जानते हो कि कैथोड मतलब क्या है, रेड कैट हम जानते थे, रेड कैट, दैट मींस कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होता है। मैंने बोला था कि जिसका सोने का पोटेंशियल ज्यादा है वो सोएगा, जिसका खाने का पोटेंशियल ज्यादा है वो खाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ही रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड में रहेगा। तो ये भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसका है, ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो प्लस में है ना। तो ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू किसका है, ये बड़ा वैल्यू है। अगर बड़ा वैल्यू है ये तुम्हारा क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो ये ऑटोमेटिक कैथोड हो जाएगा। और ये अगर कैथोड हो रहा है तो ये इसको हम क्या किस तरीके से बिहेव करेंगे, एनोड में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया है, रिएक्शन भी नहीं दिया है, खाली वैल्यू दे दिया है, फिर भी आप दिख के निकाल सकते हो। पहले आपका काम है कि रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करोगे। कुछ भी आ रहा है क्वेश्चन इस टाइप का, इधर नॉस्ट इक्वेशन आ रहा है या इनर्ट सेल कैलकुलेशन आ रहा है या डेल जी फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ इनर्ट सेल, तो आप इनर्ट सेल भी वहां पे भी निकालोगे। तो इनर्ट सेल निकालने के लिए आपको इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड चाहिए, लेकिन बोथ मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। तो दोनों का पहले रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा वैल्यू है। तो जो बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो इनर्ट सेल पूछा है तो अभी हम वैल्यू पुट करने के लिए अभी रेडी है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे कैथोड का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू, तो क्या आ गया 0.34 माइनस एनोड का क्या वैल्यू है, माइनस 0.76, दैट मींस माइनस ऑफ माइनस 0.76। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे जो आपका आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आपका काम है कि अच्छे से सुन लो कि आपका काम ये है कि आप पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको एनोड कैथोड सेल रिप्रेजेंटेशन में मालूम चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट पुट कर लो। वरना एक बार सारा का सारा वैल्यू दिखेंगे कि कौन सा बड़ा वैल्यू है। जो बड़ा वैल्यू होगा वही होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब वो क्या पे होगा, कैथोड में होगा। रेड कैट हम जानते हैं वो कैथोड हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमारा फॉर्मूला है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये दे देगा, ई नॉट सेल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि डेल जी नॉट निकालो।
तो डेल जी नॉट के लिए सारा का सारा वैल्यू पुट कर दो, तो ई नॉट सेल अगर एक बार आपका आ गया तो फॉर एग्जांपल ई नॉट सेल यहाँ पे 1.1 वोल्ट आ गया, मैं प्रीवियस क्वेश्चन के लिए डेल जी नॉट भी निकाल रहा हूँ, तो ई नॉट सेल आ गया, तो एफ क्या है, यू नो एफ इक्वल टू 96500, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि फैराडे का डेफिनेशन क्या है, तो फैराडे का डेफिनेशन 96500 कोई लिख के नहीं आएगा। फैराडे का एक्चुअली उसका जो पॉइंट है, उसका जो मतलब जो वो एक्चुअली मतलब उसका जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। तो फैराडे का डेफिनेशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है फैराडे का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे? It is the charge of 1 mole of यस, electron. तो ये दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, फिर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 96500 आप लिख सकते हो। और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में यहाँ पे देखो जिंक टू Zn2+ दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉपर 2+ भी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन n के प्लेस में क्या करेंगे 2 पुट करेंगे और माइनस रहेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेल जी नॉट भी पूछ सकता है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप जानते हो कि डेल जी अगर जीरो होगा, डेल जी अगर जीरो होगा दैट मींस वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। डेल जी जब जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, जब डेल जी नेगेटिव होता है और लेस देन जीरो होता है तो तुम्हारा क्या होता है, स्पॉन्टानियस होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टानियस। अगर डेल जी ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टानियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टानियस हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेल दे देगा और पूछेगा कि ये सेल काम करेगा ना नहीं करेगा, काम करेगा का मतलब क्या है, एक सेल काम करेगा या नहीं करेगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो सेल है वो अपने आप काम करेगा ना नहीं करेगा, वो अपने आप काम करेगा ना नहीं करेगा। तो सेल अपने आप काम करेगा या नहीं करेगा हमको कैसे मालूम चलेगा, तुम्हारे पास है कि देखो, तुम रिएक्ट, एक सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल सेल स्पॉन्टेनियस है मतलब वहां पे जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। सेल अपने आप काम करेगा ना, दिस सेल इज इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, वो वर्किंग कंडीशन में है ना नहीं है, कैसे जानेंगे, हम देखेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है ना नहीं है। और स्पॉन्टेनियस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल जी लेस देन जीरो, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, आप जानते हो कि डेल जी क्या है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल जी क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। अगर यहाँ पे नॉट यूज करेंगे तो यहाँ पे नॉट यूज करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट, तो डेल जी इक्वल टू क्या, माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल जी को नेगेटिव बनाने के लिए आप खुद सोचो, डेल जी आप नेगेटिव चाहिए, आपको सेल को स्पॉन्टेनियस आप चेक कर रहे हो, तो डेल जी नेगेटिव के लिए ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो एन का वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकता, एन का वैल्यू तो नंबर ही होगा तुम्हारा 1 2 3 4, एफ का वैल्यू वी नो 96500, लेकिन ई सेल का वैल्यू अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो अगर पॉजिटिव टर्म है तो ये तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक नंबर ही आएगा, ये भी तुम्हारा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद एक यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो डेल जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ई सेल तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारा डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन और एक है। अगर ई सेल नेगेटिव आ रहा है, ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारा डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अगर इन ई सेल तुम्हारा नेगेटिव है दैट मींस वो सेल काम नहीं करेगा, सेल डज नॉट डू वर्क, डज नॉट डू वर्क, दैट मींस सेल तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। अगर ई सेल पॉजिटिव है दैट मींस ये तुम्हारा वर्किंग कंडीशन में है, ये फिजिबल है, वर्किंग कंडीशन में है, और तुम्हारा जो सेल है वो फिजिबल है, हम बोल सकते हैं फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि एक सेल देख के वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ई सेल पॉजिटिव आ रहा है ना नहीं आ रहा है। अगर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर ही तो डेल जी नेगेटिव आएगा ना, दैट मींस तुम निकाल सकते हो कि ई सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेल फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, वर्किंग कंडीशन में है, हम बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये जो ई नॉट सेल ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अगर हम नॉस्ट इक्वेशन को जॉब करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log concentration of product divided by concentration of reactant and each term raised to power which is equal to stoichiometric coefficient। जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा, जो भी तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखोगे वो पावर करोगे, जो भी कोफिशिएंट, अगर कुछ कोफिशिएंट है तो उसको पावर में करेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूँ, जिंक गिव्स Zn2+, ये सॉल्ट ब्रिज एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम,
अगर आपको पूछा जा रहा है कि इसके लिए आप नॉस्ट इक्वेशन लिखो, देखो जिंक तो नॉर्मल स्टेट में है, मतलब ये सॉलिड में होगा। जब भी कोई आयन स्टेट में रहता है दैट मींस वो aqueous स्टेट में रहता है, तो Zn2+ क्या होगा, aqueous स्टेट में रहेगा। एल्यूमिनियम 3+ क्या होगा, aqueous स्टेट में रहेगा। और एल्यूमिनियम क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो जब भी नॉस्ट इक्वेशन लिख रहे हो ध्यान दोगे कि एक बार आप रिएक्शन को लिखोगे, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। यू नो तुम्हारा लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहता है, एनोड, एलोन हम जानते हैं, और राइट साइड में क्या रहता है, कैथोड। तो पहले एनोड और कैथोड रिएक्शन को लिखेंगे। तो एनोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एनोड मींस एनोड जिंक टू Zn2+, जिंक चेंजेस टू Zn2+, दैट मींस जिंक चेंजेस टू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मेंशन करेंगे, जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर जिंक चेंजेस टू, a minute, प्रीति एब्सेंट है ना, और कोई एब्सेंट है क्या, श्रेया कंदर प्रेजेंट है, प्रीति, प्रीति एब्सेंट है, ओके। No, sir. The present. और फिर ज्योति, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड क्या हो जाएगा, जिंक गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यू नो एनोड मींस ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कैथोड क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन, तो कैथोड एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम हो रहा है। यू नो कैथोड में होता है रेड कैट, कैथोड में होता है रिडक्शन। रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बार हम ये जान लिए, ठीक है ना। तो रिडक्शन कैथोड में होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम +3 चेंज हो रहा है किसमें, एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे तो 0 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, तो क्या करेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए आपको सुइटेबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में हम क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे रिएक्शन में क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। और मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हो, ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और द इलेक्ट्रॉन व्हिच कैंसिल्ड इन द टोटल रिएक्शन, जब टोटल रिएक्शन लिख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा उसको बोलते हैं n। तो फाइनल तुम्हारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3Zn प्लस 2l प्लस 3 गिव्स 3Zn2 प्लस 2 एल्यूमिनियम। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फाइनल रिएक्शन। लेकिन जिंक तुम्हारा क्या है, सॉलिड में है, और एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड को इग्नोर करेंगे। सॉलिड का कंसंट्रेशन हाईली कंसंट्रेटेड है, वो 100% कंसंट्रेटेड है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। अगर 1 मान लेंगे दैट मींस हम बोल सकते हैं कि, तो इसको पूरा इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है ना, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो, वैल्यू दिया होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। हम पहले स्टेप बाय स्टेप एनोड, पहले रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, फिर जहां पे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको कैथोड मानेंगे, दूसरे को एनोड मानेंगे, फिर कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके हम निकाल देंगे क्या, ई नॉट सेल। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई क्या हो जाएगा, 6, n का वैल्यू 6 है, लॉग। अभी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में अभी क्या है, प्रोडक्ट में Zn2+ है और एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम को तो मैं इग्नोर कर दिया क्योंकि ये सॉलिड है, लेकिन Zn2+ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो इसलिए प्रोडक्ट में लिखूंगा क्या, Zn2+ कंसंट्रेशन। लेकिन जो कोफिशिएंट है उसको आप लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, पावर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट 3 है ना, तो ये पावर हो जाएगा, डिवाइड बाई तुम्हारा जिंक, डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में क्या है, जिंक है और एल्यूमिनियम 3+ है। तो जिंक तो सॉलिड है इसलिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम 3+ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एल्यूमिनियम 3+, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसलिए पावर 2 करेंगे। तो ये थोड़ा सा नॉस्ट इक्वेशन को ध्यान से करेंगे, क्योंकि नॉस्ट इक्वेशन एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। लेकिन कोफिशिएंट को हम स्किप नहीं कर सकते। फिर जो भी वैल्यू दिया जाएगा आपका, पूरा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया होगा वैल्यू, सारा का सारा कंसंट्रेशन, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे, तो सबको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आता है, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम जा रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन।
लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है ना। रिएक्शन कोसेंट ही होता है वही, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही होता है रिएक्शन कोसेंट। अगर मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तुम्हारे इक्विलिब्रियम में डेल जी क्या होता है, यू नो, हम अभी अभी पिछले स्लाइड में देखे, तुम्हारा डेल जी क्या होता है, जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल जी इक्वल टू जीरो। अगर डेल जी तुम्हारा जीरो हो रहा है तो तुम्हारा डेल जी क्या है, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई सेल। तो माइनस एन एफ ई सेल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो तुम्हारा एन तो जीरो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो जीरो नहीं हो सकता। एफ तो फैराडे होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो भी जीरो नहीं हो सकता। दैट मींस यहाँ पे तुम्हारा जो ई सेल है वो तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ई सेल जीरो है, जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। तो ई सेल के प्लेस में मैं जीरो पुट कर दिया इक्विलिब्रियम में। तो ई नॉट सेल कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। डेल जी नॉट नेवर से एट इक्विलिब्रियम डेल जी नॉट इक्वल टू जीरो, से डेल जी इक्वल टू जीरो माइनस 0.059 बाई एन लॉग। इक्विलिब्रियम के लिए आप Q को क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो, Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, तो log Kc भी आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप Kc का वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द Kc वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख याद कर सकते हो, वरना फार्मूला निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला टर्म को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन log Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। इट इंप्लाइज दैट log Kc को मैं एक साइड में रखता हूं, तो log Kc इक्वल टू, तो ये इस साइड चला जाएगा, दैट मींस ई नॉट सेल इनटू एन डिवाइड बाई 0.059। तो ये तुम्हारा वैल्यू log Kc का वैल्यू, जो भी Kc का मतलब Kc क्या हो जाएगा, एंटी लॉग दिस वैल्यू और 10 टू द पावर दिस वैल्यू यू कैन से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो डेल जी क्वेश्चन पूछ सकता है, ई सेल पूछ सकता है, और तुम्हारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है, अगर मैं बोलूंगा कि फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, तो फैराडे लॉ तुम्हारा क्या बोलता है, फैराडे लॉ यू नो, फैराडे हैव टू लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, और अगर डेफिनेशन फैराडे का स्टेटमेंट भी आ सकता है, इसलिए स्टेटमेंट का एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड में आप जानते हो कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आपका इधर कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होगा या कुछ सब्सटेंस क्या होगा, लिबरेट होगा, एनोड में और कैथोड में। सो यू कैन राइट डाउन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, I can write down here the amount of substance deposited or liberated at any electrode, any particular electrode। कोई भी इलेक्ट्रोड में जो भी सब्सटेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the electrolytic solution, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। वो बोल रहा है अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, लिबरेट होगा। अगर कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा, सिंपल थिंग्स, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं ले रहा हूँ W, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है W, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Q, क्योंकि तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से Q और चार्ज वी कैन से, तो W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या Q। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ W इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ZQ, W इक्वल टू क्या हो जाएगा ZQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये Z क्या है, Z क्या है, Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आप अगर Q को यहाँ पे 1 कूलम पुट कर दोगे, लेट Q इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q को 1 कूलम पुट करोगे तो W क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। So you can write down the definition. Electrochemical equivalent is the mass of the substance deposited. Z Q W के साथ इक्वल है
कब? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z is equal to Q. Electrochemical equivalent is equal to the amount of substance deposited or liberated when 1 coulomb of charge or 1 coulomb of electricity is passed through the electrolytic solution. जब तुम 1 coulomb electricity पास कराओगे तो तुम्हारा जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उसको ही बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। तो ये अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो W इक्वल टू हमारा क्या आ गया? जेड क्यू आ गया। आप जानते हो कि Q इक्वल टू क्या? IT, क्वाइट। Q इक्वल टू क्या है? IT। तो Q के प्लेस में आप IT पुट कर सकते हो, तो W तुम्हारा क्या हो जाएगा? ZIT। W इक्वल टू ZIT और W इक्वल टू ZQ, और Q के प्लेस में इफ यू आर पुटिंग IT दैट मींस यू विल गेट योर ZIT। और तुम्हारा I क्या है? I तुम्हारा है करंट। I क्या है? करंट इन एम्पियर, ये एम्पियर में है। और T को ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा टाइम है। और टाइम को हमेशा हम क्या करेंगे? सेकंड में ही पुट करेंगे। टाइम को किस में पुट करेंगे? सेकंड में पुट करेंगे। तो अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेड, देखो यहां पे मैं इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर मैं करंट को 1 एम्पियर रख रहा हूं, T को मैं 1 सेकंड रख रहा हूं, तो W क्या हो जाएगा? जेड के साथ इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन, कब? 1 एम्पियर ऑफ करंट पास फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट पास्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास कराओगे तो तुम्हारा जेड तो डब्ल्यू के साथ इक्वल है ना, तो डेफिनेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ध्यान दो, तुम्हारा जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड को आप लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे और 96500, इक्विवेलेंट मास बाय 96500। और इक्विवेलेंट मास क्या है? तुम्हारा जो इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट के मास के प्लेस में मैं अगर सारा सारा वैल्यू पुट करूंगा तो जेड तुम्हारा क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू मोलर मास बाई n फैक्टर इंटू 96500। तो इसको वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना? तो W क्या है? मोलर मास। देखो मोलर मास मतलब अगर क्रोमियम दिया जा रहा है, जिंक दिया जा रहा है, एल्यूमिनियम दिया जा रहा है, तो खाली तुम क्रोमियम जिंक एल्यूमिनियम का पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि क्रोमियम का जो सॉल्ट होगा उसका मोलर मास, क्रोमियम का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, क्रोमियम का मोलर मास, जिंक का मोलर मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास और एटॉमिक मास से जो भी है आप पुट कर लोगे, ठीक है ना? और n फैक्टर क्या है? n फैक्टर मतलब वो जिस आयन में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ चार्ज। अगर आप बोल रहे हो कि एल्यूमिनियम AlCl3, तो AlCl3 में n फैक्टर क्या होगा? AlCl3 में एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? +3 में, तो इसके लिए तुम्हारा n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 में जिंक किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में, तो यहाँ पे n वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, आप ऊपर में मोलर मास पुट करोगे, दैट मींस AlCl3, फॉर एग्जांपल AlCl3 आपका क्वेश्चन में है। अब AlCl3 का मोलर मास पुट नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम का पुट करेंगे, ठीक है ना? एल्यूमिनियम का यहाँ पे पुट करना है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, आयरन जो भी आपको गिवन होगा आप ऊपर में पुट करेंगे। और n फैक्टर क्या है? n फैक्टर मतलब जो भी चार्ज है, जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा उसको पुट करेंगे। और 96500, तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू क्या था? ZQ और W इक्वल टू क्या था? ZIT। लेकिन ये दो फॉर्मूला हम यूज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि Z का वैल्यू हमें नहीं मालूम ना। तो इसलिए फाइनल फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ W इक्वल टू मोलर मास Z का वैल्यू इंटू n फैक्टर इंटू 96500 इंटू Q। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। W इक्वल टू और क्या हो सकता है? मोलर मास बाई n फैक्टर इंटू 96500 इंटू IT। तो क्वेश्चन में I गिवन होगा, फॉर एग्जांपल I गिवन होगा, T गिवन होगा, और T अगर तुम्हें टाइम अगर 10 मिनट दिया जा रहा है तो उसको हमेशा सेकंड में पुट करेंगे।
और n का वैल्यू तुम निकाल सकते हो जो भी आयन होगा, और मोलार मास या एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सारा सारा वैल्यू पुट कर देंगे, W इन ग्राम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस थोड़ा सा इसको देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो फैराडे लॉ। ओके, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में पास करेंगे, सीरीज में रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक जिंक, यहाँ पे जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन ले जा रहा हूँ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी एनोड कैथोड ले जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ZnSO4 ले जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल CuSO4 सॉल्यूशन ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कॉपर डिपॉजिट होगा, जो भी तुम्हारा आ जाएगा। तो बोल रहा है कि व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको तुम क्या करोगे, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, इनकी क्या करोगे, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ऑब्वियसली दोनों के साइड में, हमें वही तो हमारा मोटिव है, दोनों में आपको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आई कैन राइट डाउन, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, two electrolytic solution are connected in series, are connected in series, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, then the amount of substance deposited, amount of substance deposited or liberated, deposited or liberated is directly proportional to its equivalent mass, its इक्विवेलेंट मास, उसके इक्विवेलेंट मास के साथ क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकंड लॉ इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, डब्ल्यू ऑफ जिंक, दैट मींस जिंक जितना डिपॉजिट होगा वो किसके साथ इक्वल, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, वो इक्विवेलेंट मास के साथ वो बोल रहा है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, दैट मींस डब्ल्यू ऑफ जिंक, जितना जिंक डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, जो भी अगर गैस होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। वैसे जो भी तुम्हारा कॉपर डिपॉजिट होगा, तो क्या किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, दोनों क्या करो, डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा क्या जाएगा, डब्ल्यू ऑफ जिंक डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। आपको यहाँ पे तीन वैल्यू दिया होगा और एक वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ जिंक पूछा जा रहा है, कितना जिंक डिपॉजिट होगा, तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, आपको कॉपर का दिया होगा, इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ जिंक आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, मोलर मास बाई एन फैक्टर, कॉपर का भी निकाल सकते हो क्या, मोलर मास बाई एन फैक्टर, कॉपर का ओनली कॉपर का पुट करेंगे, ठीक है ना। और जो भी तुम्हारा आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये ZnCl2 है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, CuSO4 है तो कॉपर का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो जो भी ऊपर में चार्ज होगा वो एन फैक्टर होगा, तो मोलर मास में एन फैक्टर करके इक्विवेलेंट मास के वैल्यू में पुट कर देंगे, और फॉर एग्जांपल आपको कॉपर का दे दिया है, तो ऑब्वियसली जिंक का हम निकाल देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका फैराडे सेकंड लॉ में, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, फैराडे सेकंड लॉ। तो नेक्स्ट मूविंग टू योर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट अब बहुत बार हम किए हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हम अभी हम पढ़े हैं कि फैराडे लॉ, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एनोड में और कैथोड में कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, अगर सॉलिड होगा तो डिपॉजिट होगा, गैस होगा तो क्या होगा, लिबरेट होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट में पहले हम जानने की कुछ इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, एक इनर्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। और इनर्ट कैसे जानेंगे, दैट मींस वो नेवर रिएक्ट विद, नेवर अंडरगोज और पार्टिसिपेट विद रिएक्शन, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करता क्योंकि उसका नाम ही इनर्ट है ना। और कैसे जानेंगे, अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ग्राफाइट है, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और एक्टिव मतलब अदर देन ग्राफाइट, प्लैटिनम, कार्बन को छोड़ के अगर कुछ भी इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, ठीक है ना, लीड, अगर कुछ भी आपको दिया जा रहा है, क्रोमियम, कुछ भी आपको दिया जा रहा है, तो वो सारा सारा क्या हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, पहले हम करेंगे मोल्टन NaCl का। अगर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो, मोल्टन NaCl विथ Pt इलेक्ट्रोड, Pt इलेक्ट्रोड के साथ मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो मोल्टन मतलब प्योर शेप में है, यहाँ पे एक्वस नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आयन होगा, NaCl गिव्स
Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो पहले हमेशा ध्यान दो कि हमेशा आपके लिए अच्छा होगा एनोड का रिएक्शन पहले लिख लो, ठीक है ना। तो एनोड मतलब क्या, आनायन अट्रैक्शन, तो यहाँ पे जो भी आनायन है वो अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, दैट मींस कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। और कैथोड में कौन जाएगा, यू नो कैथोड मींस कैटायन अट्रैक्शन, तो कौन चला जाएगा, Na प्लस चला जाएगा। अभी एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, Cl माइनस, ये -1 में है तो -1 टू 0 चेंज होगा, तो Cl माइनस गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Cl का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस यहाँ पे Cl2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। वैसे ही कैथोड में क्या होगा, यू नो कैथोड मींस रिडक्शन, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड, दैट मींस कैथोड में यहाँ पे सॉलिड में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मोल्टेन NaCl अगर पूछा जा रहा है और थोड़ा सा खुला, आंख को खुला करके करेंगे, मोल्टेन NaCl दिया जा रहा है ना aqueous NaCl दिया जा रहा है, मोल्टेन NaCl में हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एनोड में Cl2 लिबरेट होगा और कैथोड में सोडियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अगर आपको दिया जा रहा है कि aqueous NaCl, तो aqueous NaCl में ध्यान दो, NaCl को हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस ऑब्वियसली, और aqueous है मतलब वाटर भी तो प्रेजेंट होगा ना, तो वाटर गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, तो H प्लस भी आ सकता है, OH माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनोड और विद Pt इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है, विद Pt इलेक्ट्रोड, ओके, तो Pt तो इनर्ट होता है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो एनोड के पास कौन कौन जाएगा, तो एनोड के पास ऑब्वियसली तुम्हारा क्या जाएगा, आनायन जाएंगे, तो आनायन मतलब Cl माइनस चले जाएंगे और क्या जाएगा, OH माइनस जाएगा। अगर मैं कैथोड की बात कर रहा हूँ तो कैथोड मतलब क्या होगा, काटायन जाएंगे, तो काटायन अट्रैक्ट अगर हो जा रहे हैं तो काटायन क्या है, Na प्लस है और H प्लस है। अभी बात आ रहा है कि हम Cl माइनस का करेंगे ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में कौन प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है। कैथोड में Na प्लस प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है। तो अब किसका रिडक्शन करोगे, किसका ऑक्सीडेशन करोगे, तो इसलिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक था, मैं और एक बार डिस्कशन कर दे रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक को। अगर आपके पास काटायन है, ठीक है ना, कैथोड के पास काटायन में हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक था सालामन। एस से तुम्हारा क्या हो रहा था, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस से क्या रहा था, एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट मींस अगर सोडियम प्लस के प्लस ये सब चीजें, तो इनका कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे। क्रॉस मार रहा हूं, इसलिए बार बार क्रॉस मार रहा हूं, आपके नोट कॉपी में भी क्रॉस होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। नोट में जितना सारा आपका है अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम कवर अप किए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन भी किया गया है, इसलिए नोट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन वगैरह आप दिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस सालामन से एस ब्लॉक एलिमेंट अगर Na प्लस के प्लस है, उसका कभी भी रिडक्शन नहीं करना है, क्योंकि कैटायन मतलब वो कैथोड के पास होगा। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इनका में रिडक्शन करना है, लेकिन इनका अगर सालामन होगा उसका रिडक्शन नहीं करेंगे। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट होगा उनका रिडक्शन कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे La से क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस, और Mn से क्या आ जाएगा, Mn2 प्लस। अगर ये सब आयन है तो कभी भी रिडक्शन नहीं करना है, कभी भी रिडक्शन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो काटायन के पास यहाँ पे क्या होगा, H प्लस भी होगा, तो यहाँ पे H प्लस का रिडक्शन करना है। तो H प्लस का रिडक्शन कैसे करेंगे, H प्लस का रिडक्शन कैसे करेंगे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, दैट मींस यहाँ पे कभी भी S ब्लॉक एलिमेंट एल्यूमिनियम 3 प्लस Mn2 प्लस को नहीं करना है, और किसको करना है रिडक्शन, H प्लस को करना है। तो यहाँ पे तुम देखो Na प्लस है और H प्लस है, तो Na प्लस तो S ब्लॉक एलिमेंट हो गया, इसलिए इसको नहीं करना है, तो करेंगे किसको, H प्लस को करेंगे, दैट मींस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, दैट मींस यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगा। देखो मोल्टन में तुम्हारा सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, H प्लस आ गया, तो H2 क्या होगा, लिबरेट होगा। उस तरीके से अगर हम आनन की बात करेंगे, तो आनन कहाँ पे रहेगा, एनोड के पास में रहेगा, और एनोड के पास में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो आनन अगर तुम्हारा है तो हमारे पास ट्रिक क्या था, सोते हुए मन को, सोते हुए मन को फिर ना कर करारा, फिर ना कर करारा। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, सोते हुए मन से यहाँ पे आ गया SO4 2 माइनस, मन से क्या आ गया MnO4 माइनस, फिर से क्या आ गया F माइनस, करारा से क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस। अगर इतना आयन रहेंगे तो इनको ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, इतना आयन रहेंगे तो इनको ऑक्सीडेशन कभी भी गलती से टच भी नहीं करना है। तो करेंगे किसको, यहाँ पे साथ साथ OH माइनस भी होगा, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन OH माइनस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है,
4OH माइनस, यस सर Na से NO3 माइनस, हाँ यस यस ना कर रहा है यहाँ से NO3 माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो NO3 माइनस ये सब आया ना कर, MnO4 माइनस, SO4 2 माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। अगर इतना आयन रहेगा तो इनको ऑक्सीडेशन नहीं करना है, तो करेंगे किसको, OH माइनस को करेंगे। और OH माइनस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना आना भी चाहिए, वरना तो हम नहीं लिख सकते ना, OH माइनस का रिएक्शन भी आपको लिखना है। तो 4OH माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन है देख लो, तो तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है। अगर 4 हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, 2H2O कर देंगे, तो हो गया ये फर्स्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है कितना, 4 नेगेटिव चार्ज है। अगर 4 नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बैलेंस्ड है। अरे बैलेंस्ड है तो, अरे ये रिएक्शन है ना, नहीं Yes, sir. यस सर, तो यहाँ पे 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस, कैसे लिख रहे हैं देखो, 4OH माइनस गिव्स O2, OH माइनस O2 देगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन के लिए मैं 2H2O लिख रहा हूँ, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखूंगा। यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस 4, तो 4 माइनस है, इसलिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन लिख के चार्ज को बैलेंस कर दे रहा हूँ। दैट मीन्स O2 यहाँ पे क्या होगा, लिबरेट होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा Cl माइनस है, OH माइनस है, तो Cl माइनस तो वहां पे नहीं आ रहा था, सोते हुए मन को फिर ना कर कर आ रहा। ये SO4 2 माइनस है क्या, नहीं है। MnO4 माइनस है क्या, नहीं है। NO3 माइनस है क्या, नहीं है। Cr2O7 2 माइनस है क्या, नहीं है। दैट मींस इसका करेंगे, OH माइनस को अभी नहीं करेंगे। OH माइनस का बात कब आएगा, जब सोते हुए मन को फिर ना कर रहा वाला आयन होगा। H प्लस कब आएगा, जब साला मन वाला कटायन होगा। तो इसीलिए Cl माइनस को करेंगे। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, 2Cl माइनस gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस यहाँ पे Cl2 क्या होगा, लिबरेट होगा। तो Cl2 यहाँ पे लिबरेट होता है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आएगा भी, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप H प्लस का क्यों कर रहे हो, आप H प्लस का रिडक्शन क्यों कर रहे हो। आप जानते हो कि कैथोड में आप क्या करते हो, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ही तो रिडक्शन होता है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि H प्लस हैज अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन Na प्लस। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे Cl2 क्यों लिबरेट हो रहा है, O2 क्यों लिबरेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे Cl2 लिबरेट क्यों हो रहा है, O2 लिबरेट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, हाई पावर चाहिए। वेट ए सेकेंड, हेलो बाबू, हेलो, निकल गई क्या तू, 5:10 ना बोल रही थी ना, 5:50। तो यहाँ पे हमारा सबको वॉइस क्लियर आ रहा है तो, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि O2 क्यों लिबरेट नहीं हो रहा है, Cl2 क्यों लिबरेट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि O2 बनाने के लिए हमको वेरी हाई ओवर पोटेंशियल चाहिए। O2 का ओवर पोटेंशियल ज्यादा है। दैट मींस ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है, द एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होने के लिए जो एक्चुअल वोल्टेज चाहिए, जो एक्चुअल पोटेंशियल चाहिए, उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो O2 बनाने के लिए ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो कैन राइट डाउन O2 हैज हाई ओवर पोटेंशियल, हाई ओवर पोटेंशियल। और जिसका ओवर पोटेंशियल होगा दैट मींस वो नहीं बनेगा। और Cl2 का जो ओवर पोटेंशियल है, Cl2 हैज लेस ओवर पोटेंशियल। Cl2 का क्या होगा, लेस ओवर पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको भी इस टर्म में लिख सकते हो कि H2 का ओवर पोटेंशियल कम है, ठीक है। H2 बन रहा है ना, जो बन रहा होगा उसका ओवर पोटेंशियल कम हो रहा होगा, जो नहीं बन रहा है उसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये टर्म में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे O2 क्यों लिबरेट नहीं हो रहा है, Cl2 क्यों हो रहा है। तो कभी भी नहीं लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन टर्म में, इसका आंसर होगा कि O2 का ओवर पोटेंशियल बहुत हाई है और हाई ओवर पोटेंशियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल AgNO3, aqueous AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड, विथ Ag इलेक्ट्रोड। देखो
पहले हम देख लेंगे कि ये एक्टिव है ना इनर्ट है। अगर एक्टिव है तो उस टाइम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये सॉरी इनर्ट है तो उस टाइम क्या करेंगे, लेकिन ये तो तुम्हारा क्या हो गया एक्टिव। तो एक्टिव मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, पार्टिसिपेशन करेगा रिएक्शन में। तो तुम्हारे पास आयन कौन सा होगा पहले लिख लेंगे। तो AgNO3 में तुम्हारा क्या होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। और तुम्हारा aqueous भी है, दैट मींस वाटर गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये आपका आ जाएगा। तो एनोड में क्या है, पहले हम एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। हमेशा याद रखो एनोड का लिखने से अच्छा है, ठीक है ना। आप अभी नहीं जान पाओगे, लेकिन एनोड का लिखने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एनोड में क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। तो NO3 माइनस आ गया और क्या आ गया, OH माइनस आ गया। ना तुम NO3 माइनस करोगे ना तुम OH माइनस का करोगे। देखो अगर यहाँ पे पीटी इलेक्ट्रोड होता तो NO3 माइनस होते हुए मन को फिर ना कर कराना में NO3 माइनस आ रहा है तो OH माइनस करके O2 लिबरेट करते तो आर्जिजल करते और लिखते हैं कि O2 का NO3 माइनस का ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, O2 का कम है, इसलिए O2 लिबरेट हो रहा है। लेकिन ये तो एक्टिव है ना, तो एक्टिव मतलब Ag का ऑक्सीडेशन करोगे एनोड के। तो Ag का ऑक्सीडेशन क्या होगा, Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनोड का रिएक्शन। ना NO3 माइनस का होगा ना OH माइनस का होगा। सिमिलरली कैथोड में भी कौन सा आयन होंगे, कैटायन रहेंगे। दैट मींस Ag प्लस रहेंगे और H प्लस रहेंगे। तो Ag प्लस और H प्लस, ना Ag प्लस का करोगे ना H प्लस का करोगे। तुम यहाँ से जो लिबरेट हो रहा है Ag प्लस, यहाँ से जो आ रहा है इसको करोगे। दैट मींस Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag सॉलिड, ठीक है ना। दैट मींस तुम्हारा अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है उसको ही करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूँ AgCl विथ जिंक इलेक्ट्रोड, AgCl विथ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, और aqueous AgCl और मल्टेन हो या aqueous हो, तुम एक्टिव दिया जा रहा है मतलब एक्टिव हो को ही करोगे। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये तो प्लैटिनम भी नहीं है, ग्राफाइट भी नहीं है। और AgCl कैसे डिसोसिएट होगा, AgCl गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस। और वाटर aqueous है तो वाटर गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिख रहा हूं तो एनोड में आनायन आएंगे तो Cl माइनस आ जाएगा और OH माइनस आ जाएगा। लेकिन करेंगे किसका, जिंक का ही ऑक्सीडेशन करेंगे, ना इसका करेंगे ना इसका करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्टिव है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिंक गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कैथोड में क्या होगा, कैथोड में कैटायन आ जाएंगे। तो कैटायन क्या है, Ag प्लस है और क्या H प्लस है। ना तुम Ag प्लस का करोगे ना तुम H प्लस का करोगे, करोगे किसका, Zn2 प्लस का करोगे। तो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक सॉलिड। तो आप लिखोगे कि यहाँ पे कैथोड में जिंक तुम्हारा क्या होगा, डिपोजिट होगा और तुम्हारा एनोड में Zn2 प्लस क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो उसको करना है, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इस टाइप को करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, योर सेल और बैटरीज। ओके, बैटरी। तो बैटरी हमारा क्या होता है, मोर देन वन सेल। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, प्राइमरी, और क्या होता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब तुम ये इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको तुम रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये रिचार्जेबल है, कैन बी रिचार्ज, कैन बी रिचार्जेबल और रिचार्ज, इसको तुम रिचार्ज कर सकते हो। तो प्राइमरी को हम फर्दर रिचार्ज नहीं कर सकते। तुम्हारा जो घड़ी में जो बैटरी आ रहा है वो एक बार खत्म हो गया तो उसको फेंक के हम नया ला रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल स्कूटी का बैटरी, गाड़ी का बैटरी, तुम्हारा इन्वर्टर बैटरी, तुम्हारा मोबाइल फोन बैटरी अगर एक बार खत्म हो रहा है फिर भी उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, फिर भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, चार्ज बिठा रहे हैं ना। तो तुम्हारा सेकेंडरी मतलब वो चार्ज हो सकता है, प्राइमरी मतलब चार्ज नहीं हो सकता। तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तुम रिवर्स रिएक्ट नहीं कर सकते, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सो इन प्राइमरी सेल प्रोडक्ट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। लेकिन सेकेंडरी में तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन होगा। लेकिन तुम जब चार्ज बिठा रहे हो तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी ला रहे हो, दैट मींस यहाँ पे प्रोडक्ट को वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये तुम्हारा क्या है, डिस्चार्जिंग। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। ये तुम्हारा बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है, चार्जिंग इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर डिफरेंशिएट आ रहा है तो प्राइमरी का डिफरेंस लिख देंगे कि इट कैन बी, कैन नॉट बी रिचार्जेबल। सेकेंडरी में इट कैन बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्जेबल। एंड प्राइमरी में प्रोडक्ट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, बट सेकेंडरी में आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास लिकलान सेल भी है। प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या है, लिकलान सेल, लिकलान सेल। और लिकलान सेल को ध्यान रखो ड्राई सेल भी बोलते हैं। लिकलान सेल को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो लिकलान सेल का क्या रिएक्शन होगा, तुम्हारा एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तुम्हारे यहाँ पे एनोड है जिंक कंटेनर, एनोड क्या है, जिंक कंटेनर।
तो जो भी जिंक कंटेनर होता है, हमारा जो बाहर वाला जो कंटेनर होता है उसको बोलते हैं क्या, एनोड। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसलिए जिंक का क्या करो, ऑक्सीडेशन कर लो। तो जिंक का ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिंक गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कैथोड, कैथोड में यहाँ पे क्या होता है, कैथोड में तुम्हारा होता है ग्राफाइट रॉड। कैथोड में क्या होता है, ग्राफाइट रॉड। तो ग्राफाइट रॉड मतलब इसका तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो इनर्ट है, लेकिन ग्राफाइट रॉड के पास एक पेस्ट दिया जाता है, और पेस्ट किसके दिया जाता है, MnO2 का पेस्ट दिया जाता है। तो MnO2 ही यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो MnO2 का रिएक्शन कैसे होगा, MnO2 प्लस और क्या होता है NH4Cl का भी पेस्ट दिया जाता है। तो MnO2 प्लस NH4 प्लस गिव्स, ये क्या हो जाएगा, मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्सीड, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्सी, MnOOH फॉर्म में आ जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि लिकलन सेल में तुम्हारा जो तुम्हारा जो कैथोड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक चेंज होता है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे मैंगनीज का X, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन -2, OH एग्जिस्ट इन -1, तो X क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे +4 से +3 को चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा रिएक्शन है, प्लस NH3 ऑब्वियसली, प्लस NH3, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे कैथोड मतलब यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnOH प्लस NH3। ये जो NH3 है इसको कौन कैप्चर करेगा, जो ZnCl2 पाउडर होगा, जो ZnCl2 पाउडर फॉर्म में रहेगा बाहर में, उसको वो कैप्चर करेगा। दैट मींस Zn2 प्लस प्लस 4NH3 गिव्स ZnNH3 2 प्लस। तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट लिकलन सेल। और लिकलन सेल का यूज क्या है, लिकलन सेल का यूज, लिकलन सेल का यूज क्या है, कौन बताएगा। ये तुम्हारा घड़ी वगैरह में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, वॉचेस में यूज होता है, ठीक है ना। वॉचेस, रेडियो, रेडियो में तुम जानते हो कि पेंसिल एवरेडी का बैटरी लगता है ना। तो जो भी जहां जहां पे एवरेडी बैटरी लगता है वहां पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिकलन सेल या ड्राई सेल यूज होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट योर मर्क्यूरी सेल, नेक्स्ट इज योर मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल में तुम्हारा एनोड क्या होता है, ये तुम्हारा प्राइमरी सेल है, ठीक है ना। मर्क्यूरी सेल मतलब तुम्हारा जो घड़ी में, जो हैंड वॉच, रिस्ट वॉच में जो बड़ा बड़ा सा थोड़ा सा फ्लैट वाला बैटरी लगता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरी सेल, ठीक है ना, आपको दिखाया तभी। तो मर्क्यूरी सेल का एनोड क्या होगा, तो एनोड में यहाँ पे होता है ZnHg, जिंक अमालगम। और ध्यान दो यहाँ पे जिंक के साथ मर्क्यूरी का कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जिंक खाली डिजल फॉर्म में है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा फिर एनोड का, जिंक गिव्स योर Zn2 प्लस। तो Zn2 प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ZnO लिख सकता हूँ। Zn2 प्लस को जिंक गिव्स, जिंक 0 में था, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा, +2 को चेंज होगा। तो +2 को चेंज अगर हो रहा है तो जिंक गिव्स ZnO, आई कैन राइट डाउन। तो जिंक गिव्स ZnO, और ZnO को +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आप जानते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KOH देते हैं, KOH NOH देते हैं। तो OH माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस साइड बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2OH माइनस ऐड कर दूंगा, 2OH माइनस ऐड कर दिया। तो अगर इधर में 2OH माइनस ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो इसलिए इस साइड क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो इसको समझ के करेंगे, अगर मतलब रटेंगे तो दिक्कत हो सकता है, समझ के थोड़ा सा याद रखेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। पहले कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान से देख लो, और एक बार भी ये वीडियो को देख लोगे अच्छे से। जिंक, जिंक अमालगम, ओके, एनोड क्या होता है, जिंक अमालगम। तो जिंक गिव्स Zn2 प्लस, तो ये जिंक +2 को चेंज हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KOH है, तो K प्लस OH माइनस है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2OH माइनस, चार्ज को बैलेंस में कर रहा हूँ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2OH माइनस। तो 2OH माइनस अगर कर रहा हूँ तो 2 हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस साइड वाटर ऐड कर दूंगा। ये तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में आपका होता है क्या, HGO। कैथोड में क्या होता है, HGO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ओके। तो अगर HGO हो रहा है तो रिएक्शन कैसे होता है, HGO गिव्स क्या, HGO गिव्स Hg। तो Hg के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे क्या है 0, तो +2 से 0 आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, कैथोड में रिडक्शन होता है ना। तो तुम्हारा HgO2, आई कैन राइट डाउन +2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज को तो बैलेंस करना है ना। तो HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2OH माइनस ऐड करूंगा, 2OH माइनस बैलेंस करने के लिए ऐड कर दूंगा। अगर 2OH माइनस कर रहा हूं तो 2 हाइड्रोजन आ गया, इस साइड क्या करूंगा, वाटर ऐड कर दूंगा। फिर टोटल सेल रिएक्शन लिखूंगा, टोटल सेल रिएक्शन देखो देखो, और एक बार बोल रहा हूँ, HgO यहाँ पे कैथोड है, HgO क्या है, किस में चेंज होगा, Hg को चेंज होगा। तो +2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ तो 2
OH माइनस इस साइड ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे चार्ज को -2 रखना है। अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो इस साइड क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। फिर टोटल सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाटर से वाटर कैंसिल, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ZnHg जिंक अमालगम प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन आ गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मर्क्यूरी का जो पोटेंशियल होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। मर्क्यूरी का जो पोटेंशियल होता है मर्क्यूरी सेल का वो 1.35 वोल्ट होता है और हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए हमेशा वो 1.35 वोल्ट ही जनरेट करेगा, ज्यादा जनरेट नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी आयन है क्या, नहीं है ना। दैट मीन्स because there is no involvement of ions in overall reaction of mercury cell। आपका जो मर्क्यूरी सेल है, मर्क्यूरी सेल का ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो आई कैन राइट डाउन द पोटेंशियल remains constant over its lifetime। जितना साल वो रहेगा, जितना दिन वो रहेगा, जितना महीना वो रहेगा, उसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1.35 वोल्ट रहता है, वो चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट मूव फॉर योर सेकेंडरी बैटरी एंड योर लीड स्टोरेज बैटरी। तो लीड स्टोरेज बैटरी इज योर सेकेंडरी बैटरी। दैट मींस इसको आप चार्ज कर सकते हो, इसको प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो एनोड में इसका क्या होता है, एनोड में इसका रहता है क्या, लीड, पीबी। एनोड में क्या रहता है, पीबी। तो रिएक्शन क्या होता है, पीबी चेंजेस टू पीबी। देखो यहाँ पे हम 38% H2SO4 दे रहे हैं, 38% क्या, H2SO4। तो यहाँ पे आयन क्या होगा, देखो H प्लस होगा और क्या होगा, SO4 2 माइनस होगा। तो जब भी जरूरत होगा, जैसे हम वहां पे OH माइनस का यूज कर रहे थे मर्क्यूरी सेल में, क्योंकि आप KOH ले रहे थे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप 38% H2SO4 ले रहे हो। तो इसीलिए आपके पास जब भी जरूरत होगा तो H प्लस को लो या H2SO4 को हम यूज करेंगे। तो कैसे होगा, पीबी गिव्स, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पीबी गिव्स Pb2 प्लस। तो Pb2 प्लस को मैं लिख सकता हूँ PbSO4। Pb2 प्लस को मैं लिख सकता हूँ क्या, PbSO4। तो यहाँ पे अगर SO4 आ रहा है, दैट मींस यहाँ Pb gives Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लिखूंगा ऑब्वियसली। Pb gives Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb2 प्लस को मैं लिख लिया PbSO4। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा SO4 आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्या, SO4 2 माइनस। तो ये आपका हो गया क्या, एनोड रिएक्शन। ये आपका एनोड रिएक्शन हो गया। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में आपका होता है PbO2। एनोड में पीबी, कैथोड में क्या होता है, खाली एनोड कैथोड अगर आप याद रख लिए तो सारा का सारा रिएक्शन आप खुद बना के लिख सकते हो। तो कैथोड में क्या होगा, PbO2। तो PbO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। तो ये +4 से किस में चेंज होता है, +2 में चेंज होता है, Pb2 प्लस। तो Pb2 प्लस को मैं लिखता हूँ PbSO4। तो +4 से +2 मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4। अगर यहाँ पे SO4 ऐड हुआ है तो यहाँ पे क्या करूंगा, SO4 2 माइनस करूंगा ही करूंगा। अगर SO4 2 माइनस आ रहा है तो अब देखो कि लेफ्ट साइड में आपका चार्ज क्या है, लेफ्ट साइड में ये तो ओवरऑल चार्ज है Pb+4, तो ये तो ओवरऑल चार्ज है। तो यहाँ पे 0 चार्ज PbO2 में, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2, SO4 2 माइनस, दैट मींस -4 आ रहा है। और राइट साइड में क्या है, 0 है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4s प्लस कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 माइनस है और 4s प्लस मैंने कर लिया, चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो अगर 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। अब देखोगे कि आपका रिएक्शन अभी बैलेंस है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4, यहाँ पे नीचे एक है ऊपर एक है, तो 2SO4 2 माइनस प्लस 4s प्लस गिव्स, यहाँ पे PbSO4 यहाँ पे PbSO4, तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये फाइनल इक्वेशन और ओवरऑल इक्वेशन। और डिस्चार्जिंग, ये कौन सा इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। डिस्चार्जिंग इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। 2SO4 माइनस एंड 4s प्लस को मैं H2SO4 भी लिख सकता हूँ, 2H2SO4। तो इसका फाइनल इक्वेशन लिख सकता हूँ Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये आपका हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, मे बी क्लास में आपका नोट में भी होगा, व्हाट अबाउट डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन भी आया है डेंसिटी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 चेंजेस टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे H2SO4 चेंजेस हो रहा है किसमें, वाटर में, और H2SO4 और वाटर को अगर तुम कंसीडर करोगे तो ये H2SO4 क्या होता है, हाई डेंसिटी वाला होता है। H2SO4 तुम्हारा ऑयल टाइप का होता है, ठीक है ना, ऑयल का डेंसिटी ऑयल जैसे मतलब दिखने में जैसा है, तुम्हारा H2SO4 उस टाइप का है, ठीक है ना, वाटर जैसा नहीं है, ठीक है ना, वो हाई डेंसिटी है। तो वाटर क्या है, लो डेंसिटी है। दैट मींस यहाँ पे डेंसिटी कम होता है, हाई डेंसिटी ऑफ H2SO4 चेंजेस टू लो डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट अबाउट डेंसिटी इन द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लीड सोल्यूशन बैटरी, दैट मींस आपका H2SO4 वाटर में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप चार्जिंग इक्वेशन लिखेंगे, ये तो डिस्चार्जिंग हो गया, चार्जिंग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि चार्जिंग, ध्यान से देखेंगे, अगर चार्जिंग इक्वेशन आ रहा है तो लिख के ही आएंगे, तो उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 PbSO4 2H2O प्रोडक्ट में है, यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा। तो 2 PbSO4 plus 2H2O gives your Pb रिएक्टेंट में जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो ये आपका आ जाएगा क्या, फाइनल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे, लिड स्टोरेज बैटरी आपका इन्वर्टर वगैरह बाइक वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज योर फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल क्या है, अभी एडवांस रिसर्च में फ्यूल सेल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, फ्यूल सेल से ही हम निकालेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा फ्यूल सेल है, ठीक है ना, तो बहुत सारा फ्यूल सेल मतलब मीथेन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन H2O2 फ्यूल सेल को हम अभी पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस में H2O2, ठीक है ना। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए। आपके फास्ट H2 आ रहा है ना, तो H2 अगर फास्ट में आएगा तो एनोड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनोड हमेशा लेफ्ट में रहता है, कैथोड हमेशा क्या रहता है, राइट में रहता है। तो एनोड क्या हो जाएगा, एनोड में तुम्हारा H2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड में O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो और H2 और O2 का रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तुम्हारा H2O2 है ना, H2O2 फ्यूल सेल बोलते हैं ना उसको। तो पहले H2 आ रहा है लेफ्ट में, इसलिए एनोड में H2 को रख लो, कैथोड में किसको रख लो, O2 को रख लो। इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। और फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो कैसे कैसे हो रहा है ध्यान दो। अगर मैं बात करूंगा एनोड, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, H2 H2 तो H2 का ऑक्सीडेशन होगा। तो H2 का ऑक्सीडेशन मतलब H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो +1 को चेंज होगा, ऑब्वियसली 0 से +1 को जाएगा। तो +1 किस में है, वाटर में है, ठीक है ना। दैट मींस H2 गिव्स H2O। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2H2, क्योंकि हमारा जब भी प्रोडक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन मुझे चाहिए। तो 2H2 गिव्स, यू कैन से योर H2O। तो 2H2 प्लस 0, एक हाइड्रोजन को तुम H प्लस में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को तुम क्या करो, H प्लस में चेंज करो। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, दैट मींस आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको बैलेंस करने के लिए, इस साइड में क्या करेंगे, 4OH माइनस कर देंगे। देखो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन क्या होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हमारा इक्वेशन होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो 2H2 पहले मैंने ले लिया, तो 2H2 गिव्स H2O। तो एक हाइड्रोजन को H प्लस में बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन आप बना रहे हो, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैं 4OH माइनस कर दिया। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। सेकंड में कैथोड में अगर मैं कर रहा हूं, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और किसका होगा, O2 का होगा। तो O2 तुम्हारा 0 में होता है, तो 0 से वो -2 को चेंज होगा। तो -2 मतलब OH माइनस होता है तुम्हारा क्या, -2 में, ठीक है ना। तो O2, एक O2, एक ऑक्सीजन को तुम -2 में ले रहे हो, तो तुम्हें कितना चाहिए होगा, +2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो हमारा एक ऑक्सीजन को O2 में लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 O2 ले रहे हो ना, तो O2 मतलब तुम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4OH माइनस हो जाएगा। तो अगर 4OH माइनस हो रहा है तो ध्यान दो, 4 हाइड्रोजन इधर आ गया, तो इधर क्या करूंगा, ऑब्वियसली 2H2O कर दूंगा, ठीक है ना, 2H2O। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर फाइनल रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे और थोड़ा सा बाकी रह गया बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर में 4, इधर 4, 8 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4, इधर क्या जाएगा 4 वाटर। इसको मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ,
तो ओवरऑल रिएक्शन में 4OH माइनस 4OH माइनस कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और इधर तुम देखो 4H2 है, इधर 2H2 है, तो ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा 2H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो इसलिए तो दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है। ध्यान दो, ये फर्स्ट एडवांटेजेस ये कि ये पॉल्यूशन फ्री है। ये क्या है पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं आ रहा है। कोल को अगर तुम ऑब्वियसली कंबशन करोगे, कंबशन प्रोसेस दोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत सारा पॉल्यूशन आता है, ठीक है ना। तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है। नेक्स्ट, इसका जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इसका 70% होता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो कोल का होता है, कोल अगर तुम जालोगे तो उसको जलाने से कोल को तुम्हारा एफिशिएंसी 35 to 40% होता है, लेकिन इसका एफिशिएंसी क्या होता है 70% होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा और एक एडवांटेज आ गया। यहाँ पे जो वाटर रिलीज होता है उसको हम एस्ट्रोनॉट के लिए, एस्ट्रोनॉट जो भी अपोलो फॉर एग्जांपल स्पेस वगैरह में अगर इसको यूज कर रहे हैं, तो जो भी वाटर रिलीज होगा उसको हम कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं। सो वाटर फॉर्म कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज आज ड्रिंकिंग वाटर, आज ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर रिलीज होगा उसको ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि क्वेश्चन आता है कि फ्यूल सेल कहाँ पे यूज होता है। फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये तुम्हारा जो यूनाइटेड स्टेट का एक स्पेस प्रोग्राम है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो वहां पे स्पेस में कहाँ से इतना सारा एनर्जी आएगा, तो इतना सारा एनर्जी कहाँ से आता है फ्यूल सेल से आता है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, और कोरोजन वगैरह इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कोरोजन वगैरह देख के, और जितना भी सारा क्वेश्चन है, तो ओवरऑल डिस्कशन हम कर लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आई थिंक हो गया होगा, मतलब ओवरऑल डिस्कशन हम कर लिए हैं, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक बार इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसको अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से और एक बार देख लेना। अगर क्लियर है तो एटलीस्ट 2x स्पीड में हो सके तो 2x स्पीड में और एक बार देख लेना, क्योंकि रिविजन इज मोर इंपोर्टेंट। ओके, आप जितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन रिविजन बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसलिए इसको और एक बार 2x स्पीड में देख लेंगे, और इसका क्वेश्चन वगैरह जो भी डाउट आएगा मुझे तुरंत मैसेज करके भेजेंगे कि ये डाउट आ रहा है।